माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो ग्रामर से रिलेटेड ना होकर के ये टीचिंग के एग्ज़ाम से रिलेटेड है। हमने कुल 15 फिगर ऑफ स्पीच छाटे हैं, ठीक है। और ये 15 कौन से हैं? देखिए, टोटल की बात ना करो, टोटल 30-35 फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, जिसमें से 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच हमने छाटे हैं, जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है। अब इस 15 में से 8 हम लोग आज पढ़ेंगे और 7 किसी दिन और पढ़ेंगे। इन 8 को पढ़ने के बाद इन 8 पर हम लोग आज ही 20 क्वेश्चन करेंगे, और फिर जब ये 7 पढ़ेंगे तो इन 7 के साथ फिर 20 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो 20-20 क्वेश्चन तो हम अभी कर लेंगे, और उसके बाद जब ये पूरा पढ़ा लेंगे 15, तो उसके बाद फिर हम करीब 40-50 के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। ये समझते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है जी। देखिए, 2 लाइन लिखा हूँ, समझिएगा। फिगर ऑफ स्पीच क्या है? यूज ऑफ वर्ड्स इन अदर देन देयर लिटरल मीनिंग, ठीक है। तो इसमें वर्ड्स का ऐसे इस्तेमाल किया जाता है जो उसका साहित्यिक अर्थ नहीं होता, जो उसका लिटरल मीनिंग नहीं होता। जैसे हम ये कहते हैं कि उसका मुँह चंद्रमा जैसा है। अब देखो, चंद्रमा एक उपग्रह है, लेकिन चंद्रमा को साहित्य में खूबसूरती के प्रतिमान के रूप में देखा जाता है। एक सिंबल है। चंद्रमा क्या है? सिंबल ऑफ ब्यूटी। तो किसी को कहा जाता है कि वो चंद्रमा है या उसका मुंह चंद्रमा जैसा है। तो यहाँ चंद्रमा की एक्चुअल मीनिंग नहीं है, जो मून की लिटरल मीनिंग होती है। लिटरल मीनिंग का मतलब क्या हुआ? मून एक सैटेलाइट है, तो यहाँ मून की लिटरल मीनिंग नहीं है, मून की क्या है? फिगरेटिव मीनिंग यूज की जा रही है। समझ में आ गया? अच्छा, ऐसा क्यों करता है? ऐसा इसलिए करते हैं कि ये से ब्यूटी बढ़ती है। क्या होता है? इंक्रीज द ब्यूटी। जो पोएम है आपकी, उस पोएम की खूबसूरती बढ़ जाती है। और क्या होता है? इफ़ेक्ट पोएम का जो होता है वो क्या होता है? हाइटेन हो जाता है, थोड़ा और बढ़ जाता है। जो इफ़ेक्ट, मान लो दिल में 3 इंच गहरा घाव करना था तो 5 इंच गहरा घाव करेगा। समझ में आ गया ना? तो वो चुभता जाता है, वो घाव या असर ज़्यादा करता है। कैसे करेगा? जैसे एक ऐसे ही समझ लीजिए, एक साधारण कथन, मान लो जैसे ये कहें कि किसी ने तलवार निकाली और किसी की गर्दन काट दी। तो इसी बात को अगर ऐसे कहा जाता है कि उसकी तलवार बिजली की तरह चमकी, या ये कहो कि दुश्मन की गर्दन से खून का फव्वारा छूटा। अब सोच लो, तो ये जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो पहले वाले से ज़्यादा असरदायक है, वो दिल में कहीं ज़्यादा भीतर जाके लगता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा इम्प्रेसिव है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ज़्यादा लॉन्ग टाइम उसका इम्प्रेशन जमा रहेगा आपके दिमाग पर। तो ये होता है। इस तरह से जब हम कहते हैं तो वो फिगर ऑफ स्पीच होता है, वो अलंकार होता है, वो अलंकारिक भाषा होती है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अंग्रेजी में फिगर ऑफ स्पीचेस को कंप्लीट करते हैं। और फिगर ऑफ स्पीच का ये पहला लेक्चर, ठीक है, 2 पार्ट में किया हूँ। पहला पार्ट शुरू करता हूँ। और पहले पार्ट में देखिए, पहले तो हम लोग ये करेंगे कि फिगर ऑफ स्पीच को हम कई टाइप से में बांट लिए हैं। मैंने कहा था कि 15 हम फिगर ऑफ स्पीच 15 कराएंगे। उन 15 में से कुछ को हमने कैटेगरी में बांटा है। जैसे पहली वाली कैटेगरी हमने लिया है ना, वो कंपेरिजन बेस्ड ली है। कंपेरिजन बेस्ड के मतलब हुआ वो तुलना के आधार पर होती है, और तुलना के आधार पर अंग्रेजी में 2 फिगर ऑफ स्पीच हैं, ठीक है। 2 कौन से हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट सिमिली है और मेटाफर है। 2 फिगर ऑफ स्पीच हैं। अब सिमिली क्या होता है? सिमिली होता है उपमा अलंकार, और मेटाफर क्या होता है? रूपक अलंकार। आप लोगों में से जिसकी हिंदी बहुत अच्छी होगी वो ये समझ जाएगा कि सिमिली उपमा अलंकार होता है और मेटाफर रूपक अलंकार होता है। क्लियर? सिमिली और मेटाफर में अंतर क्या होता है? दोनों में 2 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, और कंपैरिजन करने के लिए कुछ वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन का प्रयोग किया जाता है। अगर वो वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन हैं तो सिमिली है, नहीं है तो मेटाफर है, ठीक है ना। क्या होगा? बेसिक चीज़ें, 2 ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक। क्या होंगे? 2 ऑब्जेक्ट्स होंगे। पहली बात, जब कंपैरिजन किया जाएगा जिनमें, उसमें 2 ऑब्जेक्ट्स होंगे, और जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सिमिलर नहीं होंगे, वो क्या होंगे? डिसिमिलर होंगे। कभी भी सेम चीज़ों में कंपैरिजन नहीं होता। इंसान का इंसान से नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखना, इंसान का इंसान से नहीं होगा। इंसान का किसी जानवर से कर दीजिए, या इंसान का किसी हेवनली बॉडी से कर दीजिए, ठीक है। इंसान हो या इंसान का कोई अंग हो, जैसे किसी की आँख है, किसी के नाक है, किसी के बाल हैं, ठीक है, या किसी की आवाज़ है, तो किसी के होंठ हैं, किसी की चाल है। तो इंसान मतलब ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बीइंग
या पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसकी जब हम कंपैरिजन करते हैं नॉन ह्यूमन से, अब नॉन ह्यूमन में कुछ भी हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, बर्ड हो सकता है, लिविंग नॉन लिविंग कुछ भी हो सकता है, कोई नेचुरल फिनोमेना हो सकता है। जैसे आप किसी की चाल को नदी की लहरों से या नदी की चाल से, अब नदी की चाल क्या, या नदी बल खाते हुए आगे बढ़ती है, किसी की चाल को नदी की बल खाती हुई चाल से कंपेयर कर देंगे तो ये कंपैरिजन हो गया। तो ऐसे ही होता है, दोनों में कंपैरिजन किया जाता है, ह्यूमन का नॉन ह्यूमन से किया जाता है। ठीक है, अब बस अंतर क्या होता है, वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन। अगर सिमिली है तो वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन यूज होगा, मेटाफर है तो वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन नहीं यूज होगा। चलिए 2-4 लाइनें आपके लिए लिख रखी हैं मैंने, बाद में फिर इसमें डिफरेंस में क्लियर करूंगा। अभी जो लिख रखा है वो पढ़िए, फिर डिफरेंस क्लियर करेंगे नीचे चल के आप लोगों को। अब देखिए सिमिली क्या होता है, मैंने कहा सिमिली उपमा अलंकार होता है। इसमें क्या होता है कि कंपैरिजन इज मेड बिटवीन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ध्यान रखना 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट में कंपैरिजन किया जाता है, और इनमें क्या होता है कि एटलीस्ट 1 पॉइंट इज कॉमन, एक पॉइंट ऐसा होता है जो दोनों में कॉमन होते हैं। ठीक है, अब सिमिली में क्या होगा कि जो वर्ड्स हैं कंपैरिजन वाले, जैसे एज है, लाइक है, सो है, सच है, सेम है, ये है वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, ये यूज होगा, इनके बिना सिमिली नहीं हो सकता। जब भी सिमिली होगा तो उसमें एज, लाइक, सो, सच, सेम ये सब लगा ही रहेगा, इनके बिना सिमिली नहीं होगा। अगर इनके बिना कंपैरिजन किया गया है तो फिर वो मेटाफर हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए देखते हैं। दाई सोल वॉज लाइक आई स्टार, देखो यहाँ लगा है ना लाइक। अब देखो कंपैरिजन किससे किससे हो रहा है, दाई सोल का कंपैरिजन किससे हो रहा है, स्टार से। ये देख लो, ये आया, ठीक है ना। सोल का कंपैरिजन किससे हो रहा है, स्टार से हो रहा है। कंपैरिजन करने के लिए क्या लगा हुआ है, लाइक लगा हुआ है। ठीक, समझ गए बात। अब दूसरा देखो, द राइटियस का मतलब क्या हुआ, जो उचित है, जो सही है, जो गलत नहीं है, जो द राइटियस है। शैल फ्लोरिश एज द पाम ट्री, किससे कंपैरिजन हो रही है, राइटियस की कंपैरिजन हो रही है पाम ट्री से, और कहा जा रहा है कि वो फलेगा फूलेगा कैसे, एज पाम ट्री। कंपैरिजन राइटियस की पाम ट्री से हुई, लेकिन कंपैरिजन करने के लिए हमें एज का सहारा लेना पड़ा। तो ये वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन देखो एज लगा हुआ है, ठीक। ऊपर वाले में देखो लाइक लगा हुआ था, ये लाइक लगा है। तो इन वर्ड्स के सहारे अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो मेटाफर होता है। अंतर क्या होगा कि मेटाफर में और कंपैरिजन में फ़र्क क्या होगा, सॉरी अभी हमने क्या बोला, इनके सहारे अगर कंपैरिजन करते हैं तो मेटाफर होता है। अगर इन वर्ड्स के सहारे आप कंपैरिजन करते हैं तो सिमिली होगा, अगर इन वर्ड्स के बिना कंपैरिजन करते हैं तो मेटाफर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, मेटाफर देखते हैं, फिर दोनों का कंपेयर करेंगे। देखिए मेटाफर क्या होगा, अभी हिंदी में इसको मैंने बताया था कि मेटाफर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, रूपक अलंकार कहते हैं। क्या होता है कि ये एक इम्प्लाइड सिमिली है, मतलब मेटाफर क्या होगा, एक तरह का सिमिली ही है। अच्छा, इम्प्लाइड सिमिली को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच फिगर ऑफ स्पीच इज एन इम्प्लाइड सिमिली, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इम्प्लाइड सिमिली होता है। ऑप्शन में मिलेगा मेटाफर मिल जाएगा, पर्सोनिफिकेशन मिल जाएगा, इस तरह से 3-4 ऑप्शन होंगे। अगर इम्प्लाइड सिमिली का ऑप्शन दिया होता है तो वो मेटाफर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। दूसरी चीज़ देखो, सेम लिखा हुआ है कि कंपैरिजन इज मेड बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स, वही जो ऊपर लिखा हुआ था। वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज, बस यही एक वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, जैसे सो है, सच है, लाइक है, ये सब नहीं लगता है। ठीक। अब यहाँ देखो लिखा है लव इज स्पाइस ऑफ लाइफ, तो इसमें किससे कंपैरिजन किया जा रहा है, लव को कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, स्पाइस ऑफ लाइफ से। तो लव और स्पाइस से कंपेयर किया गया, लेकिन इसमें एज या लाइक का प्रयोग नहीं किया गया है। दूसरा देखो, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, लाइफ इज की कंपैरिजन किससे करें, लाइफ की कंपैरिजन हो रही है वॉकिंग शैडो, चलती फिरती परछाई से। तो 2 चीज़ों का कंपैरिजन किया जा रहा है, दोनों अलग अलग दुनिया की हैं, एक लव है, एक स्पाइस है, एक लाइफ है और एक शैडो है। ठीक है, तो लाइफ की शैडो से लव की स्पाइस से कंपैरिजन हो रही है, लेकिन इसमें एज, लाइक, सो, सच इस तरह के वर्ड्स नहीं लगे हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, मेटाफर करेंगे। अच्छा, आगे चल के हम देखते हैं कि इन दोनों में आखिर फ़र्क क्या है। ठीक, दोनों सामने हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, ये देखो, ये सामने मैं दोनों में कंपेयर कर दे रहा हूँ। ये रहा आपका सिमिली और ये रहा आपका मेटाफर।
दोनों में देखो होता क्या है, कॉमन चीज़ें क्या है, दो ऑब्जेक्ट्स दोनों में पाए जाएंगे और दो ऑब्जेक्ट्स में कंपैरिजन देखो यहाँ भी होता है यहाँ भी होता है। बस इसमें क्या होगा कि इसमें लगा होगा सो सच लाइक एज, इसमें लगा होगा और ये सारी चीज़ें इसमें नहीं लगी होंगी। बस इतना सा फर्क होता है, दोनों सेम है। सो सच लाइक एज लगा हो तो सिमिली है और नहीं लगा हो तो मेटाफर है। ठीक है, एग्जाम्पल यहीं का यहीं देखो। जैसे मान लो कहीं लिखा हो कैमल इज, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कैमल इज लाइक सिप ऑफ डेजर्ट, कैमल इज लाइक सिप ऑफ डेजर्ट, ये कहा। चलो पता नहीं कैसे वो उड़ गया, फिर से लिखता हूँ, कैमल इज लाइक सिप ऑफ डेजर्ट। ठीक, ये हो गया कैमल इज लाइक सिप ऑफ डेजर्ट। और दूसरे में कहा कैमल इज सिप ऑफ डेजर्ट। ठीक, दोनों में क्या अंतर है, ऊंट रेगिस्तान के जहाज जैसा है और ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। तो कैमल और सिप ऑफ डेजर्ट में कंपैरिजन क्या, कैमल में और सिप में, सीधे ऑफ डेजर्ट की बात ही छोड़ो, कैमल में और सिप में कंपैरिजन हो रहा है। लेकिन कंपैरिजन करने के लिए लाइक लगा दिया तो ये वाला सेंटेंस कौन सा हो गया, सिमिली में आ गया। यहाँ कंपैरिजन का किससे, कैमल का कंपैरिजन हो रहा है, सिप से हो रहा है, लेकिन यहाँ लाइक वगैरह का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ये क्या हो गया, मेटाफर हो गया। ये सिमिली और मेटाफर का डिफरेंस होता है। आई थिंक नाउ योर डाउट इज क्लियर। अब आगे बढ़ो, हम कुछ मिक्स्ड एग्जाम्पल रखे हुए थे ताकि कंफर्म हो सके। देखो यहाँ लिखा है कि रिवेंज इज काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। तो देखो रिवेंज की कंपैरिजन किससे की जा रही है, वाइल्ड जस्टिस से की जा रही है, लेकिन इसमें कहीं लाइक या सो या ये सब नहीं लगा हुआ है, तो ये क्या होगा, मेटाफर होगा। सी हैंग्स लाइक अ स्टार, सी की कंपैरिजन किससे हो रही है, स्टार से हो रही है, लेकिन बीच में क्या लगाया, लाइक लगाया, लाइक लगाया तो ये सिमिली होगा। कैमल इज सिप ऑफ डेजर्ट, अभी मैंने बोला था कैमल की कंपैरिजन किससे हो रही है, सिप से हो रही है, और एज और लाइक के बिना हो रही है, तो ये क्या हो गया, मेटाफर हो गया। इट ड्रॉपेथ एज जेंटल रेन, इट की कंपैरिजन, ई क्या हुआ, बारिश की बूंदें थी, दया के लिए कहा गया है, तो इट ड्रॉपेथ उसकी कंपैरिजन किससे हो रही है, रेन से हो रही है। इट, मर्सी आपने पोएम पढ़ी होगी ना इंटरमीडिएट में, विलियम शेक्सपियर की मर्चेंट ऑफ वेनिस का डायलॉग था, मर्सी पोएम। अब इसमें मर्सी की कंपैरिजन, इट की कंपैरिजन किससे हो रही थी, रेन से हो रही थी। अच्छा, लेकिन ये कंपैरिजन करने के लिए बीच में क्या लगा दिया, एज। अगर आप कंपैरिजन करने के लिए एज लगाते हैं तो फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हुआ, सिमिली हो गया। अगला देखो, विशेज आर थॉर्न्स, विशेज की कंपैरिजन किससे की जा रही है, थॉर्न से, लेकिन इसमें लाइक या एज नहीं लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, ये उसी लाइन क्या है, पोएम। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक कि सिमिली और मेटाफर में अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला देखो, साउंड बेस्ड, कुछ फिगर ऑफ स्पीच हम लोग किस पर पढ़ेंगे, साउंड पर बेस्ड पढ़ेंगे। तो हमको दो फिगर ऑफ स्पीच पढ़नी है साउंड बेस्ड, एक एलिट्रेशन पढ़ना और एक ओनोमोटोपिया पढ़ना है। एलिट्रेशन क्या होता है, जिसको आप हिंदी में कहते हैं अनुप्रास अलंकार। ठीक, हम हिंदी में से क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार। और ओनोमोटोपिया का क्या होता है, ध्वन्यात्मक होता है। ठीक है, ये ध्वन्यात्मक अलंकार होता है, इसमें ध्वनि आती है, साउंड आता है। ठीक है, जो भी हम वर्ड लगाएंगे वो किसी नेचुरल साउंड की ओर जाता है। क्लियर हो गया। अच्छा चलो देखते हैं पहले कि एलिट्रेशन क्या है। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा आपको याद होगी। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है, जहाँ एक ही वर्ड की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है एक लाइन में, किसी पोएम की एक पंक्ति में, पोएम के एक चरण में, अच्छा हिंदी में बोलते हैं ना, जहाँ किसी छंद के एक चरण में एक ही वर्ड की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अंग्रेजी में क्या होता है कि सेम कंसोनेंट साउंड, सेम फर्स्ट कंसोनेंट साउंड, खास तौर से देखिएगा, सेम फर्स्ट कंसोनेंट साउंड, दो बातें, सेम होना चाहिए और फर्स्ट कंसोनेंट साउंड होता है। सेम फर्स्ट
कंसोनेंट साउंड, और यहाँ क्या होगा, उसका रिपीटिशन होगा, ठीक है ना। जैसे हिंदी में पढ़ा होगा तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, तो ये लिखा तरनी तनुजा तट तमाल ता कई बार आया। ऐसे अंग्रेजी में भी एक ही की आवृत्ति, एक ही साउंड कंसोनेंट साउंड के रिपीटिशन हो जाता है। जैसे है एग्जांपल देखो, स्वीट सेंटेड स्टफ, स्वीट में एस लगा है पहला, सेंटेड में एस लगा है पहला, स्टफ में एस लगा है पहला, तीनों का साउंड एक ही ना, स्वीट सेंटेड स्टफ। अच्छा दूसरा देखो, दूसरा एग्जांपल लिखा है कि पीटर पाइपर पिक्ड अ पॉट ऑफ पिकल्ड पिपर्स। अब इसमें क्या है, पीटर का पी, पाइपर का पी, पिक्ड का पी, पॉट का पी, पिकल्ड का पी और पिपर्स का पी, सारे के इतने पी रिपीट हुए हैं, इसको हम लोग कहते हैं टंग ट्विस्टर, ठीक है ना, टंग ट्विस्टर। हमसे ज़्यादा अच्छी तरह से आप लोग इसको जानते होंगे, आप लोग ज़्यादा टंग ट्विस्टर का यूज भी करते हो। तो ये क्या है, ये है टंग ट्विस्टर। और जितने भी टंग ट्विस्टर होते हैं वो इलिट्रेशन होते हैं। यहाँ मैंने लिखा भी है देखो, टंग ट्विस्टर होता है। तो जब भी टंग ट्विस्टर आ जाए तो समझ लेना कि इलिट्रेशन है बेहिचक। और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि टंग ट्विस्टर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, तो आप पारिए कौन सा, वो इलिट्रेशन होता है। हो गई ना बात क्लियर। तो इलिट्रेशन क्या हुआ, अनुप्रास अलंकार होता है, टंग ट्विस्टर होता है, सेम कंसोनेंट साउंड, और वो भी फर्स्ट कंसोनेंट साउंड बार बार रिपीट होता है। क्लियर हो गया। चलिए, तो साउंड पर बेस्ड एक और होता है ओनोमोटोपिया। ओनोमेटोपिया, तब ओनोमेटोपिया क्या होगा, देखो इसमें साउंड सजेस्ट मीनिंग और सेंस। जो वर्ड यूज किया जाएगा उस वर्ड में कोई साउंड होता है, ठीक है ना, किसी नॉन लिविंग थिंग का या फिर किसी एनिमल का, बर्ड का, किसी भी ह्यूमन बीइंग का भी हो सकता है, तो किसी का साउंड होगा, साउंड का वर्ड यूज किया जाता है। ये क्या करता है कि इंटीमेट्स द नेचुरल साउंड ऑफ थिंग और एनिमल, किसी थिंग या एनिमल का जो नेचुरल साउंड होता है उससे एनिमेट करता है, ठीक है। जैसे कहते हैं मक्खियों का भिनभिनाना, अब ये भिनभिनाना, ठीक है। जैसे कहें कि कुत्ते का गुर्राना, गुर्राना क्या हो गया, गुर्राना, अब क्या हो गया, कुत्ते का गुर्राना। अब उसको आप क्या कर सकते हो, चाहे कहो हाउलिंग, ठीक है। अब मान लो कहो शेर का दहाड़ना, तो आप कहोगे रोर, रोर मतलब अब ये हो गया दहाड़ना। और मक्खियों का भिनभिनाना, अब आप क्या करोगे, मरमर, मरमरिंग हो गया, ठीक है। सांप का फुफकारना, हिसिंग हो गया। तो इस तरह से जो नेचुरल साउंड्स होती हैं, ठीक है ना, जो नेचर में साउंड आती हैं पक्षियों से, जानवरों से, ठीक है, या हवा की साएं साएं हो गई, या पेड़ों के डालें आपस में टकराने से, या पत्तियों के खरखराने की आवाज़, या कोई बादल का गरजना हो गया, बारिश की टिप टिप हो गई, घड़ी की टिक टिक हो गई, चप्पल की खटर पटर हो गई, मतलब वॉट एवर काइंड ऑफ साउंड, जिस तरह की भी साउंड हमको कहीं से सुनाई पड़ती है वो साउंड आनी चाहिए। तो जब भी कोई ऐसा वर्ड लगा हुआ है जो साउंड दे रहा हो, जैसे घंटी का टन 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 करना, तो जैसे कि ना घंटी टन 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 कर रही थी, ये हो गया फिगर ऑफ स्पीच। जैसे यहाँ देखो पहला एग्जाम्पल, कर्फ्यू मतलब हो गया शाम की घंटी, चर्च में जो बजती है। टॉल्स का मतलब यहाँ क्या होगा, टॉल्स का मतलब टन 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 करना, तो जहाँ लिखा होगा टन 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 करना, तो ये हो गया ना, साउंड आ रही है ना, ये घंटी की साउंड आ रही है। तो जब कोई ऐसा वर्ड यूज कर दिया जाता है जिससे साउंड आती है तो ओनोमेटोपिया होगा। अगला देखो यहाँ लिखा है मरमरिंग हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स। मरमरिंग हॉन्ट ऑफ फ्लाइज, मरमरिंग मतलब भिन्न भिन्न, ये हो गया। हॉन्ट ऑफ फ्लाइज, फ्लाइज मतलब मक्खियों का, समर ईव्स में मतलब गर्मी की शाम में मक्खियों का भिन्न भिन्न भिनभिनाना, ये हो गया। तो ये मक्खियों की आवाज़ है, भिन्न भिन्न करना दिया है, समझ में आ गया, ये हो गया ओनोमोटोपिया। बात समझ में आई। एलिट्रेशन में और ओनोमोटोपिया में क्या फ़र्क आया, एलिट्रेशन में क्या होता है, सेम कंसोनेंट साउंड, ठीक है, सेम फर्स्ट कंसोनेंट साउंड रिपीट होगा, और ओनोमोटोपिया में क्या होगा, कोई ऐसा वर्ड होगा जिससे नेचर से या किसी एनिमल वगैरह की या बर्ड्स की साउंड आती है, तो साउंड देने वाला वर्ड यूज किया जाता है। 3 मिक्स्ड एग्जाम्पल दिए हो, जरा देखना। अ लोड ऑफ लर्निंग लंबरिंग इज हेड। अब देखो अ लोड, यहाँ पे लोड लगा, यहाँ लर्निंग लगा, यहाँ लंबरिंग लगा, 3 ला लगा है ना, लोड ऑफ लर्निंग लंबरिंग, तो एल 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 3 बार है ना, सेम कंसोनेंट साउंड जो है
इज रिपीटेड मोर देन 1, तो एक से अधिक बार सेम कंसोनेंट साउंड रिपीट किया है तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा एलिट्रेशन। ठीक है, चलो अच्छा। अब यहाँ लिखा है कि मर्मरिंग साउंड ऑफ रिव्यूलेट्स। ठीक, मर्मरिंग साउंड ऑफ रिव्यूलेट्स शेल पास इनटू हर फेस। आपने पढ़ा होगा वर्ड्सवर्थ का लूसी ग्रे, या आपने पढ़ा होगा वर्ड्सवर्थ का एजुकेशन ऑफ नेचर। तो एजुकेशन ऑफ नेचर में उन्होंने ये लाइन लिखी है, मर्मरिंग साउंड ऑफ रिव्यूलेट्स शेल पास इनटू हर फेस। तो ये रिव्यूलेट्स क्या हो गई, ये छोटी छोटी नदियाँ हो गई, उनका मर्मरिंग साउंड मतलब हुआ नदियों के कलकल करने की आवाज़। तो जो नदियों से जो कलकल करने की आवाज़ आती है ये मर्मरिंग साउंड, तो ये सजेस्ट कर दिया ना साउंड का। ठीक है, अब तीसरा वाला देखो, तीसरे में क्या लिखा है, और स्ट्रांग में एस लगा है, स्ट्रगलिंग में एस लगा है, विद द स्टार में यहाँ एस लगा है। तो एस का कितना हो गया, 3 बार सा का रिपीटिशन हो गया एक ही सेंटेंस में। तो सेम कंसोनेंट साउंड, और वो भी फर्स्ट कंसोनेंट साउंड एक से अधिक बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया एलिट्रेशन। ये क्या था, ये था ओनोमेटोपिया। ये क्या था, ये भी था एलिट्रेशन। ठीक है ना, समझ में आ गया, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। कोशिश तो ये कर रहा हूँ कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, मैं इसी छोटी सी सुविधा में जितना समझा सकता हूँ कोशिश कर रहा हूँ कि उतना समझा दूँ और आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो चलिए लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट। और हमारा अगला फिगर ऑफ स्पीच जो है वो किस पर बेस्ड है, ये है कंट्रास्ट बेस्ड। अब कंट्रास्ट बेस्ड का मतलब क्या हुआ, दो चीज़ों में आपस में विरोध होगा, तो जब कंट्रास्ट होगा तो विरोध होगा। कंट्रास्ट पर बेस्ड हमारे पास 2 फिगर ऑफ स्पीच है, एक है हमारा ऑक्सीमोरोन और एक है हमारा एंटीथेसिस। ऑक्सीमोरोन को हम क्या कहते हैं, विरोधाभास, और एंटीथेसिस की हमें हिंदी नहीं पता। ठीक है, अभी कभी सोचा ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया विरोधाभास, और एंटीथेसिस भी विरोधाभास ही है, इसकी एग्जैक्ट हिंदी नहीं मालूम है मुझे, पर मैं इसको समझा रहा हूँ क्या होगा एंटीथेसिस और क्या होगा ऑक्सीमोरोन। ठीक है, ये दोनों विरोधी कथन हैं, दोनों में अपोजिशन है, दोनों में विरोध है। मैंने कोशिश की ना कि एक जैसे जो है उन दोनों को एक साथ कर दिया जाए, जितने मिल पाए हैं उनको एक साथ किया है, जिनके जैसा कोई नहीं जो इकलौते हैं उनको अलग अलग किया है। तो ऑक्सीमोरोन अभी विरोधाभास होगा। तो विरोधाभास में क्या होता है जी कि 2 वर्ड्स, ठीक है ना, 2 अपोजिट वर्ड्स, ध्यान रखना 2 अपोजिट वर्ड होंगे या 2 अपोजिट फ्रेज होंगे। ठीक है ना, ये डिस्क्राइब वन थिंग, एक बात याद रखना, जरा इस वन पे गौर करना। 2 अपोजिट वर्ड्स डिस्क्राइब वन थिंग, ठीक है ना, और इनको साथ साथ रख दिया जाता है एक सेंटेंस में। एक सेंटेंस होगा, याद रखिएगा, 1 सेंटेंस होगा, इसमें 2 सेंटेंस नहीं होंगे। एक सेंटेंस होगा, एक थिंग के बारे में बताया जाएगा, और इनमें 2 अपोजिट आइडियाज़ होंगे, 2 अपोजिट आइडियाज़ होंगे, एक ही चीज़ के बारे में बता रहे होंगे। और जो एंटीथेसिस होता है, एंटीथेसिस में जानते क्या होता है, 2 सेंटेंस होते हैं। ठीक, 2 सेंटेंस होते हैं और 2 अपोजिट आइडियाज़ होते हैं। 2 सेंटेंस होंगे और दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे और 2 अलग अलग चीज़ों के बारे में बताएंगे। ठीक है, ऑक्सीमोरोन में एक चीज़ के बारे में बताते हैं, एंटीथेसिस में 2 अलग अलग चीज़ों के बारे में बताते हैं। अब देखो ऑक्सीमोरोन में क्या है कि दिस इज एन ओपन सीक्रेट, एक ही बात के बारे में बताया ना, एक ही वाक्य है, यहाँ पर ओपन भी लिखा है, सीक्रेट भी लिखा है। अब ये बात बताओ, ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो ओपन है? ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो ओपन है? अगर ओपन है तो सीक्रेट कैसे हो, सीक्रेट है तो ओपन क्यों? तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 अपोजिट वर्ड हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं ये दोनों 2, ठीक है ना। तो इन दोनों अपोजिट वर्ड्स को एक ही लाइन में रखा है, मतलब एक ही सेंटेंस में रखा है, 2 अलग अलग सेंटेंस नहीं हैं ये, ठीक है, और एक ही चीज़ को बता रहे हैं ओपन सीक्रेट, ये 2 अलग अलग चीज़ों के बारे में नहीं। अगर एक चीज़ के लिए ओपन लिखते, दूसरी के लिए सीक्रेट लिखते, तब एंटीथेसिस हो जाता। ठीक है, अच्छा दूसरा देखो, पार्टिंग इज सच स्वीट सारो। पार्टिंग मतलब विदाई, जुदाई, जुदाई क्या होती है, स्वीट सारो। आप बताओ, स्वीट भी है सारो भी है, कैसे हो सकता है? कोई चीज़ सारो भी हो स्वीट भी हो, कैसा लगेगा? और एक चीज़ के बारे में बताया। ठीक है, अब एंटीथेसिस में देखो, एंटीथेसिस में और ऑक्सीमोरोन में फ़र्क कितना होता है। देखो एंटीथेसिस में कहा इन्होंने कि 2 कंट्राडिक्टरी आइडियाज, यहाँ वहाँ भी 2 अपोजिट था, यहाँ भी 2 अपोजिट आइडिया है। अच्छा, दोनों 2 क्लास में होंगे, ठीक है ना, 2 क्लास होंगे पुट टुगेदर इन द सेंटेंस। इसमें क्या होगा कि 1 वर्ड या आइडिया इज सेट अगेंस्ट द अदर,
एक सेंटेंस, एक आइडिया, एक बात यहाँ होती है और उसी के अगेंस्ट दूसरी बात यहाँ होती है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो ये होता है इसमें एंटीथेसिस में। अब जरा देखना यहाँ पे, यूनाइटेड वी स्टैंड मतलब एकजुट हम क्या होंगे, स्टैंड करेंगे, और डिवाइडेड वी फॉल। ठीक है, दोनों बातें एक दूसरे के विरोध में हैं, एक दूसरे के विरोध में दोनों बातें हैं, लेकिन ये दो बातें कहीं कहीं, एक बात नहीं है। ठीक है ना। अब देखो नीचे आ जाओ, टू एयर इज ह्यूमन। टू एयर इज ह्यूमन का मतलब क्या हुआ, इंसान गलती करता है। टू फॉरगिव डिवाइन, ईश्वर उन्हें माफ करता है। तो गलती इंसान करता है, ईश्वर उन्हें माफ करता है। गलती करना, माफ करना, दो अलग अलग काम है, लेकिन दो अलग अलग लोगों के भी हैं। ठीक है ना, इस इंसान गलती करता है, ईश्वर माफ करता है, दो विरोधी काम दो अलग अलग लोगों ने किया है, तो क्या हो जाएगा, एंटीथेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है ऑक्सीमोरोन और एंटीथेसिस का फर्क। अब मैं देखो एक ब्लैंक पेज ले रहा हूँ, इस ब्लैंक पेज में क्या कर रहा हूँ कि आपको ऑक्सीमोरोन और एंटीथेसिस में फ़र्क बता रहा हूँ। ये रहा आपका ऑक्सीमोरोन, ठीक है, और ये रहा क्या आपका एंटीथेसिस। ठीक है, तो ऑक्सीमोरोन और एंटीथेसिस में क्या होगा, इसमें भी दो अपोजिट आइडिया होंगे। ठीक, दो अपोजिट आइडिया होंगे और इसमें भी दो अपोजिट आइडिया होंगे। इसमें दो अपोजिट आइडिया किसके बारे में, एक सेंटेंस में होगा, दो अपोजिट आइडिया एक सेंटेंस में होगा, और इसमें दोनों अपोजिट आइडिया दो अलग अलग सेंटेंस में होंगे। ठीक है ना, दो सेंटेंस में कहे जाएंगे और ये एक सेंटेंस में कहा जाएगा। यही इनका फर्क होता है। ठीक, समझ में आ गया। देखिए कहीं लिखा है ही इज़ द वाइजेस्ट फूल, ही इज द वाइजेस्ट फूल, तो ही इज़ द वाइजेस्ट फूल। अब ये क्या हो गया कि एक ही के बारे में ना, ही के बारे में कहा इन्होंने वाइजेस्ट फूल, एक ही सेंटेंस है, एक आदमी के बारे में कहा जा रहा है। ठीक, अब दूसरे में देखो, अब इसमें क्या बोले थे, इसमें ये इन्होंने बोले थे ना टू एयर इज ह्यूमन, टू एयर इज ह्यूमन, एक बात हो गई, और टू फॉरगिव डिवाइन, ये दो बात। ठीक है ना, दो बातें, दो विरोधी बातें, एयर फॉरगिव इज डिवाइन, ये भगवान का काम है। तो ये दो अलग अलग सेंटेंस भी हो गए। ठीक, जब दो अलग सेंटेंस दो अलग लोगों के लिए हों, एक दूसरे के विरोधी हों, तो एंटीथेसिस, और दो विरोधी वर्ड, दो विरोधी क्या कहते हैं शब्द, दो विरोधी विशेषताएं एक ही व्यक्ति के बारे में एक ही लाइन में एक ही सेंटेंस में यूज किया जाए तो ऑक्सीमोरोन होगा। क्लियर हो गया आई थिंक। अब ऑक्सीमोरोन और एंटीथेसिस का फ़र्क है। तो दो तीन एग्जाम्पल देख लो, देखें क्लियर हुआ भी कि नहीं। देखो मैन प्रोपोजेज एक हो गया, गॉड डिस्पोजेज एक हो गया। ठीक है ना, दो हो गया ना, मैन प्रोपोजेज गॉड डिस्पोजेज। तो प्रोपोजेज डिस्पोजेज दो हैं, लेकिन यहाँ मैन है यहाँ गॉड है, यहाँ दो वाक्य हैं, दो वाक्य हैं, तो ये क्या हो गया बच्चा, ये होगी एंटीथेसिस। हिज ऑनर रूटेड इन डिसऑनर स्टूड। ठीक है, हिज ऑनर, अब हिज ऑनर और डिसऑनर दोनों हैं, लेकिन सेंटेंस एक ही है। ठीक है ना, दो अपोजिट वर्ड हैं लेकिन सेंटेंस एक ही है। जब एक ही सेंटेंस में अपोजिट वर्ड होंगे तो ऑक्सीमोरोन होगा। गिव एवरी मैन दाई ईयर, हर किसी की बात सुनो, फ्यू दाई वॉइस, लेकिन सलाह कम लोगों को दो। तो दो अलग बातें हैं ना, गिव ईयर सबको दो, बात सबकी सुनो, और सलाह कम लोगों को दो। तो ये विरोधी बातें तो हैं लेकिन दो कथन हैं, ये इसमें दो कथन हैं, इसलिए ये क्या हो गया, एंटीथेसिस हो गई। द टाइम इज पास्ट, दैट टाइम इज पास्ट लिखा है, एंड ऑल इट्स एकिंग जॉयज। अब जरा देखना भैया, एकिंग माने दर्द देने वाले, जॉयज माने क्या हुआ, आनंद, खुशियाँ। अब कौन सी खुशी ऐसी है जो दर्द देती है, एकिंग जॉयस, दो विरोधी वर्ड लगे हैं ना, लेकिन ये सेंटेंस क्या है, एक ही है। एक ही सेंटेंस में दो विरोधी वर्ड होंगे तो ऑक्सीमोरोन होगा। ठीक है, और दो सेंटेंस में विरोधी बातें कही जाएंगी तो ये एंटीथेसिस हो जाएगा। एंटीथेसिस का एक और एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, वो मैं आपको बता दूं। एंटीथेसिस में एक मूवी थी मुगले आज़म, आप लोगों ने देखी नहीं होगी, नई पीढ़ी के लोगों का जानो मुगले आज़म। तो मुगले आज़म में एक डायलॉग था, ठीक है, शहंशाह जलालुद्दीन अकबर, ठीक है, ये बोलते हैं अनारकली के सामने कि अनारकली मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा और सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा। विरोधी बात है ना,
जीने नहीं दूंगा, मरने नहीं देगा। मैं जीने नहीं दूंगा, एक वाक्य हो गया। सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा, दूसरा वाक्य हो गया। समझ में आ गया? तो दो विरोधी कथन हैं ये, ठीक है, और दो अलग अलग वाक्य में हैं। तो दो अलग अलग वाक्यों में विरोधी कथन एक साथ कर दिया जाता है तो वो हो जाता है एंटीथेसिस। फिल्मों से भी कभी कभी मिलता है समझने में, ठीक है। और जैसे एक तो आप लोगों ने देखी होगी ना, एक और डायलॉग आपको बताएं, अभी अचानक तुरंत याद आया। एक धड़कन मूवी आई थी, शिल्पा शेट्टी, अक्षय कुमार और उनकी क्या नाम है, सुनील शेट्टी की। तो उसमें सुनील शेट्टी है, हाँ सुनील शेट्टी है। तो एक डायलॉग मारता है कि अंजलि तुम मुझे भूल जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा। नहीं, पहले ये बोलता है कि अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊं, ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा। तो ये क्या है? ये एंटीथेसिस हो गई, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगला है, कभी कभी फिल्मों का सहारा लेना पड़ता है। अगला है बेस्ड ऑन एम्बॉडीमेंट। एम्बॉडीमेंट का मतलब क्या होता है? जब हम किसी निर्जीव को सजीव बना देते हैं। एम्बॉडीमेंट, निर्जीव को सजीव बनाना। तो इसमें एक है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? मानवीकरण। मानवीकरण किसको करोगे? जो मनुष्य है उसका मानवीकरण करोगे? बिल्कुल नहीं। ये तीर कहाँ से बन गया पता नहीं, चलो अच्छा, अच्छी लग रही है डिजाइन। अपस्ट्रॉफी क्या होगा? अपस्ट्रॉफी होता है संबोधन, ठीक है। तो ये संबोधन हो गया और ये मानवीकरण हो गया। तो पर्सोनिफिकेशन किसको कहेंगे? कब करते हो पर्सोनिफिकेशन भाई? अच्छा, हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि अमन ने तीर चलाई। अमन तो इंसान है ही है यार, अमन का क्या पर्सोनिफिकेशन करोगे? पर्सोनिफिकेशन हम उसका करते हैं जो पर्सन नहीं होता है, ठीक है। तो नॉन ह्यूमन, कोई नॉन ह्यूमन हो और उसको हम ह्यूमन की तरह पेश आएँ उसके साथ, उसमें कुछ ह्यूमन क्वालिटीज़ को अगर हम इम्पोज कर देते हैं, एम्बॉडी कर देते हैं, नॉन ह्यूमन। जैसे हमने कहा कि हवा ने फूलों से कहा, वाह 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 वाह, हवा ने फूलों से कहा। अब फूलों से कहा का मतलब क्या हुआ? कि हवा के मुंह है, जबान होगी, होंठ होंगे और फूलों के कान होंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब उनके नाक, कान, मुंह, ये सब हम लोग इमेजिन कर रहे हैं। तो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके नाक, कान, मुंह नहीं होता, उसको हम नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर इस तरह का देखते हैं। हाथ पैर वाला जो निर्जीव है उसको सजीव के शरीर में सजीव के रूप में देखते हैं। उसके अंदर सजीवों के इमोशन होते हैं। जब नॉन लिविंग में हम लिविंग के इमोशन देखें, लिविंग की क्वालिटीज़ देखें, लिविंग की एक्टिविटीज़ देखें, तो वही पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। बात समझ में आ गई ना? ठीक है। तो ये देखो लिखा हुआ क्या है, कि लिखा है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ आर थॉट ऑफ एज लिविंग। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को हम लिविंग मान लेते हैं। एक बात, इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी इज गिवन। और नॉन लिविंग जो होता है ना, जो निर्जीव है, उसको हम क्या देते हैं? इंटेलिजेंस देते हैं। तब हम उसको सेंसफुल समझने लगते हैं, नॉनसेंस नहीं समझते। उसमें सेंस होगा, उसमें एक पर्सनैलिटी आएगी। मतलब दैट डज नॉट रिमेन अ थिंग, वो एक थिंग नहीं रह जाता, वो एक पर्सन के रूप में आ जाता है, उसमें पर्सनैलिटी आ जाती है। ह्यूमन क्वालिटी जो इंसान की विशेषताएं होती हैं, उनको यूज किया जाता है नॉन ह्यूमन थिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है ना। तो जो नॉन ह्यूमन थिंग्स हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनके अंदर इंसानों की क्वालिटी डाल दी जाती है। जैसे मान लो सूर्य को गुस्सा आया, अब लो बताओ भैया, सूर्य को गुस्सा आया, समुद्र को गुस्सा आया। तो अब ठीक है, समुद्र को गुस्सा आया। अब समुद्र कोई पर्सन थोड़े नहीं, कोई हाथ पैर वाला इंसान जिसको गुस्सा आएगा। तो समुद्र में गुस्सा आना कैसी फीलिंग है? गुस्सा आना ह्यूमन फीलिंग है, गुस्सा इंसानों को आता है, ठीक है। तो जो इंसानों वाली फीलिंग, इंसानों वाले इमोशंस अगर हम किसी ऐसे में डाल दें जो इंसान नहीं है, तो इसी को कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो इंसानों वाले चाहे फीलिंग्स कह लो, चाहे इमोशंस कह लो, चाहे इंसानों की एक्टिविटीज़ कह लो, इंसानों की कार्य कह लो, तो वो सब की सब चीज़ें, ठीक है ना। कि जब नॉन ह्यूमन में या नॉन लिविंग में इस तरह से चीज़ें हम डाल देते हैं, आरोपित करते हैं, तब वहाँ होता है पर्सोनिफिकेशन। अब आ जाओ एक दो एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ है, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। तो डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स, देखो डेथ के यहाँ क्या दिखा रहे हैं? हैंड, ठीक है। तो जब डेथ के हैंड
डेथ क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, किसी ने देखा थोड़े न है। अब किसी ने देखा क्या कि डेथ के हाथ पैर होते हैं? वो कल्पना छोड़ दो, यमराज और भैंसे पे बैठ के आते हैं, बड़ी बड़ी सींगें हैं, गदा लिए होते हैं, वो सब नहीं, वो इमेजिनरी है। डेथ को किसी ने प्रैक्टिकली देखा नहीं है, ठीक है। डेथ कोई इंसान नहीं है, डेथ कोई सजीव वस्तु, कोई सजीव ऑब्जेक्ट नहीं है जिसके हाथ पैर नाक मुंह हो। तो हाथ अगर हम डेथ में हाथ को इमेजिन कर रहे हैं तो इसका मतलब हम डेथ को मनुष्य के रूप में देख रहे हैं यहाँ पे। तो जब भी किसी जो मनुष्य नहीं है उसको मनुष्य के रूप में देखोगे तो पर्सनिफिकेशन हो ही जाएगा। अगला ये देखो, एंजाइटी सिट्स ऑन हर फेस। एंजाइटी का मतलब क्या होता है? चिंता। सिट्स ऑन हर फेस, अच्छा सिटिंग का मतलब क्या हुआ? बैठी हुई है, उसके चेहरे पर चिंता बैठी हुई है। अब चिंता बैठी हुई तो बताओ, चिंता बैठी, बैठने का मतलब उसके पैर वैर होंगे तभी ना बैठेगी। तो उसके चेहरे पर चिंता बैठी है, तो एंजाइटी बैठी है। बैठी है का मतलब क्या हुआ? हाथ पैर नाक मुंह होंगे उसके। तो अरे भाई नाक मुंह से बैठेगी नहीं, लेकिन यह है कि जब पैर होगा बैठने के लिए तो नाक मुंह भी तो होगा ही होगा ना। तो यहाँ एंजाइटी को पर्सन के रूप में, एक सजीव व्यक्ति के रूप में देखा जा रहा है, तो पर्सनिफिकेशन हो गया। अच्छा अब अगला देखो, अपस्ट्रॉफी है। पर्सनिफिकेशन देख लिया कि जो निर्जीव वस्तु होती है उसको उसमें हम ह्यूमन क्वालिटीज़ को इम्पोज कर देते हैं, बस खाली इतना ही हुआ। अपस्ट्रॉफी जो है ना वो पर्सोनिफिकेशन से एक कदम और आगे है। ये अपस्ट्रॉफी क्या है? डायरेक्ट एड्रेस। डायरेक्ट एड्रेस का मतलब हम संबोधित करते हैं, पुकारते हैं, बुलाते हैं, आवाज़ देते हैं। किसको आवाज़ देते हैं? द डेड। मतलब इसमें पर्सन आ सकता है, लेकिन कौन सा पर्सन आएगा? कोई भी ह्यूमन बीइंग जो अब इस समय इस दुनिया में नहीं है। जैसे इस समय हम कहें ओ मिल्टन, मिल्टन, जॉन मिल्टन की डेथ हो चुकी है, शेक्सपियर की डेथ हो चुकी है। आज हम कहें ओ शेक्सपियर, या मान लीजिए गांधी जी की डेथ हो गई है, अब हम कहते हैं ओ गांधी। अब ओ गांधी जी तो अभी दुनिया में है नहीं, अब ओ गांधी कहोगे तो यही होता है, ठीक है। जो ह्यूमन है लेकिन जिनकी डेथ हो चुकी है, हु आर लिविंग इन हेवन, जो इसमें स्वर्गवासी हैं, अगर उनको इस समय संबोधित करें, हम पुकारें, उन्हें हम आवाज़ दें, तो भी अपस्ट्रॉफी होगा। जो एब्सेंट है मतलब जिंदा है लेकिन हमारे पास नहीं है। या फिर कोई एक पर्सनिफाइड आइडिया। पर्सनिफाइड आइडिया का मतलब क्या हुआ? कोई थिंग हो सकता है, आइडिया हो, कोई थिंग हो, ठीक है, जिसको हमने ह्यूमन मान लिया है। जैसे वो बोला था ना, ओ डेथ, या हम कहें ओ जस्टिस, ठीक है। तो जस्टिस क्या है? न्याय, एक आइडिया है। तो इसके पहले क्या लगा दिया? ओ लगा दिया। तो मतलब क्या हो? हम जस्टिस को पुकार रहे हैं, डेथ को पुकार रहे हैं। तो इस तरह से जब हम पुकारेंगे किसी को, ठीक। और एक दूसरी बात देखना, इसमें ये वाला निशान जरूर मिलेगा, ठीक है ना। ये कौन सा होगा? एक्सक्लेमेशन का निशान है। अपॉस्ट्रोफी में एक्सक्लेमेटरी का निशान जरूर लगा रहेगा। एक सबसे बड़ी पहचान ये हो जाएगी। चलो अच्छा, आगे आ जाओ, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि मिल्टन, देखो मिल्टन तो सजीव थे ना। मिल्टन के बाद क्या लगा? एक्सक्लेमेटरी का निशान। क्या? मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। ये वर्ड किसके हैं पता है ना? वर्ड्सवर्थ के हैं। वर्ड्सवर्थ एक पोएट थे इंग्लैंड के, वर्ड्सवर्थ। उन्होंने मिल्टन के बारे में लिखा था, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। तो इन्होंने तब कहा था जब देखो मिल्टन की 1674 में डेथ हो जाती है, ठीक है। और वर्ड्सवर्थ का टाइमिंग जानते हो? वर्ड्सवर्थ की टाइमिंग है 19th सेंचुरी, ठीक है। 1798 में इनका लिरिकल बैलेट्स छपता है और ये 1850 में इनकी डेथ हुई थी। तो 1850 में इनकी डेथ हो चुकी थी। अब सोच लो 1764 वाले को पुकार रहे हैं, ठीक। तो इनके मरने के, शेक्सपियर के पैदा होने के पहले मिल्टन की डेथ हो चुकी थी भैया, ठीक है। करीब 100 साल पहले के हैं ये जी, ये 100 साल पहले के हैं लगभग। तो एक सोच लो कि अगर वो मिल्टन को पुकारें अपने टाइम में, या नीचे वाला देखो दूसरे वाले में, लाइफ आई नो नॉट व्हाट thou art, ठीक, बट नो दैट thou and I must part। अब ये देखो लाइफ के बाद क्या लिखा? ओ जिंदगी, ये लिखा ओ जिंदगी। ये देखो ये निशान लगा ना यहाँ पे, ये संबोधित किया, लाइफ को पुकारा है। लाइफ को केवल ह्यूमन बीइंग ही नहीं बनाया, बल्कि लाइफ को आवाज़ दी उन्होंने, पुकारा है लाइफ को। तो दोनों में अंतर क्या होगा? क्या फ़र्क आएगा पर्सोनिफिकेशन में और एलिट्रेशन उसमें अपॉस्ट्रोफी में? देखो एक फ़र्क देखो, सब में क्लियर किए थे, यहाँ भी कर लो। पर्सोनिफिकेशन और अपॉस्ट्रोफी अगर आप समझ गए हो तो आगे बढ़ा सकते हो, ठीक। पर्सोनिफिकेशन अपॉस्ट्रोफी, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? पर्सोनिफिकेशन में नॉन ह्यूमन कुछ भी आ जाए,
नॉन लिविंग, ठीक, नॉन लिविंग वो थिंग हो सकती है या फिर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हो सकते हैं, ठीक है। आइडियाज़ का मतलब जैसे डेथ है, जस्टिस है, लिबर्टी है, ठीक है, राइट है, फ्रीडम है, इनको बोलो। नॉन लिविंग में जैसे मून है, सन है, अर्थ है, ओशियन है, विंड है, इन सबको ले लो, ठीक है। इनको क्या करते हैं, इनको लिविंग मान लेते हैं। ये पर्सन में क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, इनमें ह्यूमन इमोशन देखते हैं। क्या देखते हैं, ह्यूमन इमोशन, बस। अब इसमें क्या होगा, अपोस्ट्रोफी में वो जो अब इस दुनिया में नहीं है उनको ले लो, या फिर नॉन लिविंग थिंग्स को ले लो, या फिर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को ले लो, इनको ले लो। इनको क्या करते हैं, इनको सीधे सीधे संबोधित करते हैं, सीधे एड्रेस करते हैं, और ऐसे लगा होगा इन्हें पुकारेंगे, इन्हें बुलाएं। इनको केवल ह्यूमन मानते नहीं हैं, केवल इनमें ह्यूमन फीलिंग्स ही नहीं डालते हैं, बल्कि इनमें ह्यूमन फीलिंग्स डाल करके इनको बुलाएंगे, इन्हें पुकारेंगे। ऐसा लगेगा जैसे वो हमारी बात को सुनेगा, अभी रिस्पॉन्ड करेगा। हम बुलाएंगे, ओ मिल्टन, अभी मिल्टन दौड़े दौड़े आएंगे, हाँ बच्चा बोलो क्या बात है, क्या कष्ट है, ऐसे लगता है, ठीक है ना। तो ये अंतर होता है इन दोनों में। पर्सोनिफिकेशन में क्या होगा, केवल उसको इंसान मानते हैं, अपोस्ट्रोफी में उसको इंसान मानकर पुकारते हैं, ठीक, ये फर्क पड़ेगा। चलो आगे बढ़ो, 2-3 एग्जाम्पल हैं, इन्हें देखकर हमें बताओ। लव इज़ ब्लाइंड, लव क्या है भैया, लव कोई आदमी है क्या, नहीं। लेकिन ब्लाइंड कौन होता है, ब्लाइंड होने के लिए उसका सजीव होना ज़रूरी है। कोई ब्लाइंड कब होगा, जब उसकी आँखें होंगी, तो आँखें होंगी तो शरीर होगा। ब्लाइंड तभी हो सकता है जब उसके शरीर हो। तो इसका मतलब हम लव को मानते हैं कि लव के शरीर है। अगर हम कहते हैं लव इज़ ब्लाइंड, इसका मतलब लव हैज़ बॉडी। अब लव हैज़ बॉडी तो इसका मतलब कि वो ह्यूमन बीइंग हो गया, वो ठीक है ना, तो लिविंग बीइंग हो गया, ठीक है। लव इज़ ब्लाइंड, तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया, लव इज़ ब्लाइंड, ये हो गया पर्सोनिफिकेशन। हम यहाँ लव को पुकार तो नहीं रहे हैं, तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। फ्रैलिटी, दाई नेम इज़ वुमेन, ये देखो ये लगा हुआ है। फ्रैलिटी का मतलब होता है कमज़ोरी, वीकनेस, कहते हैं वीकनेस, दाई नेम इज़ वुमेन, मतलब क्या हुआ, वुमेन तुम्हारा नाम है। मतलब ये कह रहे हैं कि वुमेन का दूसरा नाम है कमज़ोरी। ये शेक्सपियर ने कहा है बच्चा, मैं नहीं कह रहा हूँ। लड़कियों, जितने लोग ये देख रहे हो, सुन रहे हो, डोंट कर्स मी, मुझे मत कोसना, ये शेक्सपियर की लाइन है। और ये उन्होंने लिखा कहाँ है, जूलियस सीजर में लिखा है। जूलियस सीजर में कौन बोलता है, पोर्शिया, ब्रूटस की बीबी पोर्शिया बोलती है, जो ब्रूटस भाग जाता है तो ब्रूटस बोलती है फ्रैलिटी दाई नेम इज़ वुमन, और ये शेक्सपियर के अपने विचार हैं। तो मुझे मत कोसना बच्चियों तुम लोग, ठीक है। तो फ्रैलिटी दाई नेम, मुझे अब इसमें क्या हुआ, कमज़ोरी को पुकारा उन्होंने, आवाज़ दी, ये कौन सा हो गया, ये अपोस्ट्रोफी हो गया, ठीक है ना। अब आ जाओ, द मून वेल्ड हर फेस बिहाइंड द क्लाउड्स, चाँद ने बादलों के पीछे अपना मुंह छुपा लिया। आय हाय हाय हाय, मून वेल्ड, पर्दा कर लिया, घूंघट कर लिया, बादलों के पीछे घूंघट कर लिया। अब ये बताओ, तो फेस है ना मून के, मून का ये ना, मून ने किसका चेहरा छुपाया, हर फेस, मून ने अपना चेहरा ढक लिया। अब बताओ, मून ने चेहरा ढक लिया, इसका मतलब मून क्या है, एक बहुत खूबसूरत सी नई नवेली और शर्माने वाली दुल्हन है, ठीक। तो मून को क्या मान लिया, ह्यूमन बीइंग मान लिया, एकदम दुल्हन की तरह मान लिया। तो ये कौन हो गया, मून का हमने पर्सोनिफिकेशन कर दिया, तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। क्लियर हो गए। चलो, तो इतने हम लोगों ने फिगर ऑफ स्पीच पढ़े, और कितने पढ़े हैं कुल पता है, हम लोगों ने 8 फिगर ऑफ स्पीच पढ़े। उसमें मैंने कोशिश की कि आप लोगों का कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट ना रह जाए। तो अब आप लोग आ जाइए, तैयार हो जाइए, रेडी फॉर द 20 क्वेश्चंस। और हर क्वेश्चन पर मैं आपको 15 सेकेंड का टाइम दूंगा। मतलब क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं करीब 10 सेकेंड तक शांत रहूँगा, 10 सेकेंड में आपको जवाब देना होगा। 10 या 5 सेकेंड काफ़ी होगा, जब मैं साथ में पढ़ूंगा तो 5 सेकेंड ही टाइम काफ़ी होगा, ठीक है। अभी लेकिन मैं यहाँ समझाऊंगा कुछ नहीं, सीधे क्वेश्चन पढ़ूंगा, आंसर बताऊंगा, अपना टेस्ट लो, ठीक है ना। और ये रहा आपके टेस्ट का पहला क्वेश्चन। इसमें सारे आंसर केवल उतने में से होंगे जितना अभी मैंने 8 पढ़ाया है, ठीक है ना। तो रेडी, क्वेश्चन है, अ लोड ऑफ लर्निंग लंबरिंग इन हिज हेड, ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा। आपका टाइम शुरू होता है अब 5 सेकेंड।
तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच होगा एलिट्रेशन, क्या, लोड, लर्निंग, लंबरिंग। क्लियर, ये भी हमने एग्जाम्पल में दिया भी था आपको। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2, सी इज एज फ्रेश एज ड्यू। 1 2 3 4 5 ओवर। ठीक, तो ये कौन सा हो गया, सिमिली। सी की कंपैरिजन हो रही है ड्यू से, और ये क्या लगा, एज लगा। ठीक है ना, तो ये हो गया सिमिली। आगे बढ़ो, क्वेश्चन है जेलसी हैज एम्ब्रेस्ड ऑल ऑफ अस। कौन, एंटीथेसिस, ऑक्सीमोरन, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर। 1 2 3 4 5 ओवर। ये क्या होगा, ये होगा पर्सोनिफिकेशन। क्या है, जेलसी ने हम सबको गले लगा लिया, तो जेलसी हमको गले लगाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पर्सोनिफाई हो गया, उसको इंसान के रूप में देख रहे हो। अगला क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल अस सैडेस्ट थॉट्स। ये उनकी है पीबी शैली की। स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल अस सैडेस्ट थॉट्स, एक ही चीज़ के बारे में है, सॉन्ग्स के बारे में है। यहाँ कौन सा होगा, एंटीथेसिस, ऑक्सीमोरन, एलिट्रेशन, मेटाफर। ठीक, याद रखना सॉन्ग्स के बारे में ही दोनों बातें सॉन्ग्स के बारे में ही हैं, दो अलग अलग चीज़ों के बारे में नहीं है। तो कौन सा होगा यहाँ, ऑक्सीमोरन। भूल कर भी एलिट्रेशन मत लगाना, क्योंकि दो अलग विचारों के लिए नहीं, एक विचार के लिए है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, लाइफ इज अ ड्रीम, लाइफ इज अ ड्रीम। 1 2 3 4 5 मेटाफर। कैसे, लाइफ की कंपैरिजन किससे हो रही, ड्रीम से हो रही है, लेकिन एज, लाइक, सो ये सब नहीं लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, मर्मरिंग ऑफ इनमरेबल बीच। 1 2 3 4 5 क्या होगा, ओनोमेटोपिया। ठीक, क्यों, ये मरमरिंग आया, भिनभिनाहट, साउंड आ रही है मक्खियों के भिनभिनाने की। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7, ओ लिबर्टी वाई आर दाउ सो डियर। अब बोलो, ओ लिबर्टी कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 क्या होगा, अपॉस्ट्रोफी, ये निशान लगा हुआ है। नेक्स्ट, man proposes, God disposes। 1 2 3 4 5 एंटीथेसिस, मैन ये प्रपोजेज, गॉड डिस्पोजेज। दो विरोधी बातें, दो अलग अलग वाक्य में। क्लियर। 9, हाउ हाई हिज हाइनेस होल्ड्स हिज हॉटी हेड। अब बताओ, हाउ हाई हिज हाइनेस होल्ड्स हिज हॉटी हेड। 1 2 3 4 5 एलिट्रेशन, अनुप्रास, हर वर्ड में, सब में एच लगा हुआ है, किसी और में साउंड ही नहीं बदल रहा। नेक्स्ट 10, द नाइट इज डार्क एज अ ब्लैक स्टोन। 1 2 3 4 5 नाइट को स्टोन से, ब्लैक स्टोन से कंपेयर कर रहे हो, क्या लगा, एज लगा, एज, लाइक, ये सब लगता है तो क्या होता है, सिमिली। 11, लेट नॉट एम्बिशन मूक देयर यूजफुल टैल। महत्वाकांक्षा उनका मजाक ना उड़ाए। 1 2 3 4 5 पर्सोनिफिकेशन। एम्बिशन, महत्वाकांक्षा उनका मजाक ना उड़ाए। महत्वाकांक्षा कोई व्यक्ति है क्या जो मजाक उड़ाएगी, तो महत्वाकांक्षा को पर्सोनिफाई कर दिया गया। ठीक, क्योंकि मजाक उड़ाना इंसान का काम है, जानवर मजाक नहीं उड़ाते किसी का। नेक्स्ट, ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स येट प्रे टू ऑल। ठीक, हर चीज का ग्रेट लॉर्ड, लेकिन हर चीज का शिकार। दो लोगों के बारे में कहा जा रहा है, एक लोगों के बारे में, ये दो लोगों के बारे में नहीं, एक ही आदमी के बारे में ये दोनों बातें हैं। अगर दोनों बातें एक ही आदमी के बारे में हो तो क्या होगा, ऑक्सीमोरोन। ठीक, नेक्स्ट 13 में क्या है, फ्रेंडशिप इज अ शेल्टरिंग ट्री। 1
2 3 4 5। फ्रेंडशिप की कंपैरिजन किससे हो रही है? ट्री से, लेकिन इसमें लाइक एज सो ये सब कुछ नहीं लगा है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? मेटाफर। 14 ओ ग्रेव वेयर इज दाई विक्ट्री। ओ ग्रेव ये लगा हुआ है 1 2 3 4 5 अपॉस्ट्रोफी, समझाने की जरूरत नहीं है। 15 लव इज एन आइडियल थिंग। लव इज एन आइडियल थिंग, मैरिज अ रियल थिंग। अभी बताओ, दो चीज़ों के बारे में बोला जा रहा है, एक चीज़ों के बारे में, एक आइडियल थिंग एक रियल थिंग, एक लव और एक मैरिज। अपोजिट आइडियाज, लव और रियल अपोजिट आइडियाज, लेकिन दो लोगों के बारे में, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बारे में है, इसलिए 1 2 3 4 5 एंटीथेसिस। नेक्स्ट 16 अ स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रगलिंग विद अ स्टॉर्म ऑफ फेट। ये तो मैं अभी कराया था। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रगलिंग, स्टॉर्म, 1 2 3 4 5 एलिट्रेशन जो पहले करा चुका हूँ उसमें इतना टाइम नहीं लगाऊंगा। नेक्स्ट 16 माई हार्ट इज लाइक अ सिंगिंग बर्ड। माई हार्ट इज लाइक अ सिंगिंग बर्ड। अब अपने आप बताओ 1 2 3 4 5। सिमिली, हार्ट की कंपैरिजन किससे? बर्ड से, लेकिन क्या लगा के? लाइक। ठीक है। 18 I hear the water lapping on the crag. I hear the water. Hear का मतलब क्या हुआ? आवाज़ आ रही है। वाटर के लैपिंग की आवाज़। hear का मतलब सुन रहा हूँ ना, तो कोई आवाज़ सुन रहा होगा। अब आवाज़ अगर उठ रही है तो एंटीथेसिस, ओनोमेटोपिया, एलिट्रेशन या मेटाफर, तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 ओनोमेटोपिया। ठीक है। 19 second last the sea bears her bosom to the moon. The sea bears her bosom to the moon. ठीक है। मतलब बता दूं, समुद्र ने चांद के लिए अपना सीना खोल दिया। अब देखो, समुद्र का सीना है, ठीक, समुद्र का वक्ष स्थल है, सीना है जो उसने मून के लिए खोल दिया। पोएट ने कब देखा होगा? जब देखा होगा समुद्र में चंद्रमा चमक रहा है, तो समुद्र को उन्होंने इमेजिन किया कि समुद्र एक इंसान है जिसने अपना सीना खोल रखा है, अपने सीने में समुद्र चंद्रमा को लिए हुए है। तो अब समुद्र को इंसान के तौर पर देखा जा रहा है ना। वैसे भी देखो, यहाँ समुद्र के लिए, सी के लिए क्या लगा हुआ है? सी के लिए लगा है हर, तो इसका मतलब इंसान हो गया। अब बताओ फिगर ऑफ स्पीच क्या होगा? एंटीथेसिस, ऑक्सीमोरन, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन। उल्टी गिनती चालू। 5 4 3 2 1 पर्सोनिफिकेशन। और ये रहा हमारा आज का आखिरी सवाल, और ये आखिरी क्वेश्चन है, अ लाई हैज़ नो लेग्स। झूठ के पैर नहीं होते। झूठ के पैर नहीं होते। अब कुछ नहीं समझाऊंगा। बताओ पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, एलिट्रेशन, मेटाफर। उल्टी गिनती 5 4 3 2 1 पर्सोनिफिकेशन। ठीक है ना। क्या होगा इसमें? इसमें होगा पर्सोनिफिकेशन। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। मेरे तो 20 में 20 आए, आप लोगों के कितने आए ये हमें मैसेज करके बताइएगा। और फिगर ऑफ स्पीच का ये सेशन कैसा लगा, लेट मी नो। ठीक है। और अब कल नहीं दूंगा मैं फिगर ऑफ स्पीच का दूसरा वाला पार्ट। वेट करिए, फिगर ऑफ स्पीच का नेक्स्ट पार्ट आपको 2-3 दिन के बाद मिलेगा। उसके बाद आपको 50 या 40 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा अवश्य बताइएगा। इंतज़ार करूंगा आपके कमेंट्स का। टिल देन टेक केयर। थैंक यू।